हेलो दोस्तों, नमस्कार। आजादी के 75वें वर्षगांठ की आप सभी को हार्दिक बधाई। दोस्तों, दिव्य माइस टीम की तरफ से मेरा नाम है आकाश रस्तो। तारीख आज 15 अगस्त 2022 और हम बात करने जा रहे हैं द हिंदू के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल एनालिसिस को सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे क्वालिटी कंटेंट हम आप तक लाते रहे। दोस्तों, हम आज 3 आर्टिकल की बात करने जा रहे हैं। पहला एडिटोरियल आर्टिकल आज का है अ ट्राइस्ट विद द पास्ट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिया मस्ट प्रोटेक्ट इट्स हार्ड वॉन फ्रीडम्स। और आज का लास्ट आर्टिकल जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे द मॉरल फीलिंग ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेट। चलिए वन बाय वन तीनों एडिटोरियल आर्टिकल को सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज का पहला आर्टिकल है ट्राइस्ट विद द पास्ट। ये पूरा आर्टिकल इर्द गिर्द घूम रहा है आज से 75 वर्ष पहले आज ही के दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो अपनी फेमस स्पीच ट्राइस्ट विद द डेस्टिनी दिया था, उसमें किस तरीके से उन्होंने आज़ादी के मायने को समझाने का प्रयास किया था। भारत की आज़ादी कैसी है, इसके क्या मायने हैं, भविष्य कैसा होगा, आम जनता तक ये संदेश देने का इन्होंने प्रयास किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने यह समझाया था कि जो 1947 का 15 अगस्त है, जहां पर ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ भारत आजाद हुआ है, वो अंतिम लक्ष्य नहीं है, वो मात्र एक शुरुआत है। भारत का स्वर्णिम भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है। उसके रास्ते में बहुत सारे रुकावटें आएंगी, चैलेंजेस होंगे, पर उन्हीं रुकावटों, उन्हीं चुनौतियों के बीच में हमको अपॉर्चुनिटी को देखना पड़ेगा और उसको पूरा जिम्मेवारी पूरे राष्ट्र के साथ साथ हर एक आम इंसान की होगी। हमारा संविधान इस तरीके से लिखा गया था कि जहां पर लोगों का जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, रिलीजन है, उसकी रक्षा किया जा सके। भारत एक सेक्युलर राज्य बने, ऐसी परिकल्पना हमारे जो फोरफादर्स, जो आज़ादी के समय जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने संकल्पना इसकी किया था। इसके अलावा भारत उन बेहद कम देशों में से एक है जो आज़ाद होते ही प्रति नागरिक, जो पूरे नागरिक पे बिना किसी भेदभाव के सबको चुनाव में भाग लेने का अधिकार देता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये दुनिया के सारे जो देश है सब में एक सा सभी सिटीजन्स को नहीं मिला था, बट भारत आजाद होते ही अपने हर एक नागरिक को यह अधिकार देता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है, जहां पर जो विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, ये एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस लगाते हुए कहीं पर कोई भी शक्ति एक दूसरे का वो अनधिकार क्षेत्र में प्रवेश न कर जाए, इसका ख्याल रखते हुए राज्य के हित में, लोगों के हित में काम करती है। जो बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, एजुकेशनल हो, मेडिकल हो, वो धीमे धीमे जो लोग हैं उनके हित में काम करते हैं, राष्ट्र के हित में काम करते हैं। जो ज्ञान है उसका निर्वहन करते हैं, उसका दोहन करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। और इसके साथ में जो भारत है वो दुनिया की इकोनॉमी को किस तरीके से बेनिफिशियल होगा, उस पथ पर भारत को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल में दोनों ही पक्षों की बात कही गई है। एक तरफ जहां पर सारी अच्छी बातों को समझाया गया, वहीं दूसरी तरफ जो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जो बहुत सारे हर्डल्स हैं, जो हमको अभी उनको रोकना होगा, उन पर अभी बहुत काम करने की जरूरत है। सरकार जो भी आज की है, आने वाले समय की सरकार के साथ आम आदमी जो भारत का है, हर एक नागरिक, उसका जो दायित्व बनता है। तो बेसिकली आज भी भारत में जो गरीबी है बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो सुविधाहीन लोगों की संख्या, ये 1947 से कंपेयर अगर हम करते हैं तो बहुत कम हो गए। बावजूद इसके, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो या दूसरे जितने भी ग्लोबल इंडेक्सेस होते हैं, वहाँ पर भारत आज वो बहुत पिछड़ा नज़र आता है। यहाँ पर हमको काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आजकल ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में जो बहुवाद है वो हावी हो रहा है, और जो अल्पवाद है या जो माइनर सेक्टर है, वहां पर वो कहीं देखने को ऐसा मिल जा रहा है कि जो मेजोरिटेरियनिज्म है ये हावी दिख रहा है, जो कि
कहीं से भी जो भारत का समाज है उसके लिए उचित नहीं है। हमारा समाज कैसा है, यहाँ पर कैसा संकल्पना की गई थी कि जो इक्वलिटी है वो सभी स्तर पर होगा, चाहे वो किसी एक विशेष जाति का हो, किसी विशेष वो संप्रदाय का हो, वो उसकी संख्या कितनी हो ये डिसाइड नहीं करेगा। संख्या कम है अथवा ज्यादा है, ये उसकी आवाज कितनी मुखर होगी, यदि संख्या बल इसको तय करने लग जाएगा तो वो भीड़ तंत्र हो जाएगा, वो सही मायने में लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। तो बेसिकली आर्टिकल में इस चैलेंजेस की भी बात काफी ज्यादा कही जा रही है। इसके अलावा ये बात ये भी हो रही है कि कहीं ना कहीं जो सत्ता में जो पॉलिटिकल पावर है उसका एक केंद्रीयकरण आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है। जो पॉलिटिकल फोर्स है वो व्यक्ति विशिष्ट के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और जो सत्ता है, जो पार्टी है, जो पॉलिटिक्स है, उसका अति केंद्रीयकरण हो रहा है। इससे बचने की जरूरत है। इसके अलावा जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कही जा रही है, जो विभिन्न विभिन्न राज्य हैं उनमें बहुत सारी डिस्पैरिटी है। आज आजादी के 75वें वर्षगांठ पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। एक बॉटम अप अप्रोच की बात कही जा रही है, जहां पर विकास का मॉडल कैसा हो, समाज के निचले स्तर से आए और ऊपर के स्तर तक विकास हो। बेसिकली जो विकास हो वो पंचायत और जो दूसरे लोकल बॉडीज है, जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही जाती है, विकेंद्रीकरण की बात कही जाती है, विकास का मॉडल वैसा होना चाहिए। हमारे जो गांव है, जो क्षेत्र है, चाहे वो दूर दराज के हो, विकास वहां से ऐसा ना हो कि जो शहर है, जो आधुनिक, जहां पे सुख सुविधाओं की पहुंच है, विकास वहां तक पहुंचकर दूर दराज के क्षेत्रों को वंचित कर जाए। तो बेसिकली पूरे आर्टिकल में इस सब बातों को डिस्कस किया जा रहा है कि 1991 के बाद जिस तरीके से दुनिया में वैश्वीकरण, जो उदारीकरण होता है, और आज के समय में भारत समेत जो दुनिया भर में जो इंटरनेट का जो तकनीक है, जो दूसरी सुविधाओं, इनका काफी जो बोलबाला दिख रहा है, चाहे वो 5G टेक्नोलॉजी हो, इंटरनेट ऑफ थिंग हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोटिक्स हो और ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, सभी में भारत को दुनिया से कंधा मिलाकर चलना होगा। और इवन जहां पर संभव हो वहां पर भारत को दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करना होगा। और साथ में हमको यह भी ध्यान देना होगा कि जो इकोनॉमी के जो भी बेनिफिट है, जो भारत जो आज 75 वर्ष का हो रहा है, जो भारत 75 साल पहले जहां से चला था और आज जहां तक पहुंच गया है, तो इनकी जो उपलब्धियां हैं, ऐसा ना हो कि उसका जो उपलब्धि के जितने भी जो रस होते हैं, जो फल होते हैं, वो कुछ सीमित लोगों तक सिमट कर रह जाए। कुछ ऐसे कॉरपोरेट जगत के लोग तक ही सारी सुविधाएं, सारे जो बेनिफिट हैं वो वहां तक सिमट कर रह जाए। यदि ऐसा होता है तो ये सही मायने में आजादी नहीं मिलेगी हमको। सही मायने में आजादी क्या होगी? जब जो कॉरपोरेट हैं उनमें भी केंद्रीकरण ना हो, विकेंद्रीकरण सही मायने में हर जगह हो, लोकतंत्र हर जगह हो, जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति हो उस तक सारी सुविधाएं हो। और ये सिर्फ एक क्षेत्र की बात ना हो, वो हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा की बात हो, प्रौद्योगिकी की बात हो, चिकित्सा की बात हो, अनुसंधान की बात हो, तकनीक की बात हो, कॉरपोरेट जगत की बात हो, पॉलिटिक्स की बात हो, हर जगह विकेंद्रीकरण और इंक्लूसिव ग्रोथ पर ध्यान देना होगा। और इसके अलावा एक ऐसी दुनिया जो भारत के जो कुछ मूल्य हैं, जहां पर भारत जो नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी पर हमेशा चलता रहा है, इसके अलावा भारत को यह भी ध्यान देना होगा कि जो दुनिया है वहां पर एक इक्वेनिमस दुनिया बने। दुनिया में भी कोई ऐसा जो शक्ति संपन्न देश हो, ऐसा न हो कि वो मुखिया की तरीके से नजर आए, और जो दूसरा देश जो छोटा हो, जहां पर उतनी शक्तियां न हो, उतने संसाधन न हो, उसको दब के चलना पड़े। सभी की आवाज बराबर होनी चाहिए, और चाहे वो सोशल हो, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, बराबरी की बात हो, या यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बहुवाद में एकता की बात, जो भारत के ये जो मूल तत्व हैं इनकी रक्षा करना होगा। और आजादी का अमृत महोत्सव बनाते समय हमको इन सब बातों का ध्यान देना होगा, तभी आजादी सही मायने में हर इंसान के लिए कारगर होगी और हर इंसान तक आजादी की जो प्रसन्नता है, आजादी की जो खुशी है, वो पहुंच सकेगी। अगले आर्टिकल में हम बात करते हैं दोस्तों। आज का जो दूसरा आर्टिकल है मनमोहन सिंह जी द्वारा लिखा गया है।
बेसिकली आज के जो तीनों आर्टिकल है, चूंकि 15 अगस्त का दिन है तो सारे ही आर्टिकल इससे पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आज के जो आर्टिकल्स है वो फैक्चुअल न होकर कंसेप्चुअल है और सभी में जो बात कही जा रही है वो आजादी के इर्द गिर्द 75 वर्ष में भारत की उपलब्धियों को गिनाया जा रहा है और जो भारत की जो अभी तक की चुनौतियां रही हैं और आने वाले समय में चुनौतियां कौन कौन सी हो सकती हैं उनके बारे में बात कही जा रही है। उसी तरीके से ये आर्टिकल हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। और यहां पर इस आर्टिकल में मनमोहन सिंह जी भी इस बात पर ध्यानाकर्षण करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम 75 वर्ष की आजादी को मनाने जा रहे हैं। दुनिया के लिए हम काफी एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बन के उभर चुके हैं। इवन हम इकोनॉमिक फ्रंट में भी बात करें तो भारत काफी ज्यादा पहले के मुकाबले अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। हमारा जो कंपोजिट कल्चर है जिस पर हम गर्व करते हैं, इसको हमको प्रमोट करना चाहिए। और इसके अलावा जो कलेक्टिव फ्रीडम की बात कही जाती है, कैसी आजादी जो सभी के लिए बराबर हो, जो ऐसा न हो कि किसी वर्ग, किसी व्यक्ति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय के इर्द गिर्द ही देश की जो मुख्य धारा है वो वहां पे आजादी की बात हो, वहां पर सारी सुख सुविधाएं हो, वहां पर जो भी नीति निर्माण हो वो उनको ध्यान में रखे हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और 75 वर्ष में हमने इन बातों को ध्यान में रखा हुआ है। इसके अलावा मनमोहन सिंह जी इस बात में बात कर रहे हैं कि जो हमारी जो आज़ादी हुई थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, जो महात्मा गांधी जो गांधीवाद सिद्धांत के इर्द गिर्द घूमता है, जो गांधीवाद जो सिद्धांत है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हमारी आज़ादी में जो गांधी जी के जो सिद्धांत ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। उसके अलावा जो भारतीय कांग्रेस की बात ये करते हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके द्वारा जो फॉरेन रूल था, जो ब्रिटिश रूल था, उसको उखाड़ के बाहर फेंक दिया जाता है। और वहां पर यह भी बात कही जा रही है कि जब आज़ादी की जब लड़ाई हो रही थी तो उस समय हमारी जो भारतीयता थी वो नहीं भाषा में बंधी थी, नहीं वो जाति में बंधी हुई थी, नहीं वो स्थान विशेष तक सीमित थी, नहीं वो लिंग के आधार पर विभाजन थी, और इसके अलावा जो सामाजिक में किसी का स्टेटस ऊपर है या नीचे है, बल्कि इन सबसे ऊपर हटकर, इन सबसे इतर हटकर जो आज़ादी के जो परवाने थे, जो हमारे फोर फादर्स थे, जो जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में जो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो इन सब चीज़ों से इतर जाकर और सही मायने में सिर्फ आज़ादी के लिए उन्होंने काम किया। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इन बातों पर ध्यान कह रहे हैं कि हम उस लेवल से आगे बढ़े हैं जब शून्य से आज हम जो भारत दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी में से एक बन सका है। इसके अलावा आज के समय में यह भी माना जा रहा है कि दुनिया की जो इकोनॉमी है, यदि उसको स्थिर रखना है तो भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखना होगा। कहने का तात्पर्य है कि भारत दुनिया के लिए एक ग्रोथ इंजन की तरीके से आज काम कर रहा है। आगे आर्टिकल में मनमोहन सिंह जी इस बात पर भी डिस्कस कर रहे हैं कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बिजनेस लीडर्स हैं, इनको ही जो बेनिफिट ऑफ प्रोस्पेरिटी है, जो अभी पिछले आर्टिकल में भी ऐसा डिस्कस किया गया था कि जो आज हम 75 वर्ष की आज़ादी को मना रहे हैं, 75 वर्ष के जो भी उपलब्धियां हैं, इन उपलब्धियों का जो फल है ये कुछ ही लोगों तक सिमट के नहीं रह जाना चाहिए, बल्कि जो इसमें मनमोहन सिंह कह रहे हैं कि जो इनकम गैप है ये लगातार बढ़ रहा है, जबकि कुछ जो कॉरपोरेट जो घराने हैं उनके इनकम भी लगातार बढ़ रहे हैं। ये काफी हास्यास्पद सिनारियो हो जाता है जब एक तरफ भारत दुनिया का जहां पर सबसे बड़ी गरीब जनसंख्या वाले देशों में भी भारत शुमार हो जाता है, और जो दुनिया के जब हम जो टॉप सबसे जो अमीर लोगों की जब फहरिस्त तैयार करते हैं उसमें भी कई भारतीय शुमार हो जाते हैं। तो ये जो गैप है, इनकम गैप है, जो सोशल गैप है, ये लगातार बढ़ रहा है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
इसके अलावा जो आज जो जॉबलेस ग्रोथ की बात कही जा रही है, निश्चित तौर पर ग्रोथ हो रहा है, अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है, पर ये जो विकास है ये कि जॉबलेस ग्रोथ हो जा रहा है। तो यदि जो नौकरियां हैं वो जनरेट इकोनॉमी में नहीं होंगी तो ये एक समय के बाद चल के कई मामलों में एक दूसरे में ये परस्पर विद्रोही जो समाज है उसमें नजर आने लग जाएंगी, और जो समाज के स्तर में तनाव की स्थितियां वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और यदि ऐसी स्थिति जब बढ़ती है तो कहीं ना कहीं जो सोशल डिसऑर्डर होता है और जो बांटने वाली जो राजनीति होती है उनमें ये स्थितियां और ज्यादा, उसके प्रभाव में और ज्यादा ये खराब होने लग जाती हैं, जो कि पूरे समाज को एक विभेदन का कार्य कर जाती हैं। और आर्टिकल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये भी बात कर रहे हैं कि जो हर क्षेत्र में जो कैप्टन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, जो हर क्षेत्र में जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जो लीडरशिप कर रहे हैं, उनको इस बात को ध्यान देने की जरूरत है कि जो राष्ट्रीय एकता है इसका ख्याल रखा जाए, और ऐसे वक्त पर बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप नहीं होना चाहिए, जबकि जो बांटने वाली राजनीति वो किसी भी तरीके से जो इकोनॉमी है उसके लिए खतरा पैदा कर दे। तो ऐसे में जो समाज के जो दूसरे प्रबुद्ध जो जन होते हैं, जो दूसरे जो ऐसे लोग होते हैं जिनको समाज में जिनका वर्चस्व होता है, जिनको लोग जानते हैं, वो अलग अलग क्षेत्र से लीडरशिप जो लीडर्स होते हैं, चाहे वो खेल जगत से हो, जो डिस्टिंग्विश पर्सन फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, उनको अपनी आवाज को मुखर करना चाहिए और लोगों में सकारात्मक संदेश पहुंचाना चाहिए। साथ ही साथ में ऐसा करने से जो राजनीति है उसका भी उत्तरदायित्व सुनिश्चित होगा। इसके अलावा आगे ये भी बात कही जा रही है कि जो भारत के तमाम सारे जो साइंटिफिक जो ट्रेडिशन की हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे हमारे जो नेशनल साइंस पॉलिसी ये हमारी अच्छी है, ये एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी है, और हमने बहुत सारे जो संस्थान है, जो साइंटिफिक लर्निंग और रिसर्च के संस्थान है, इसके तहत इसका निर्माण होता है। चाहे वो स्पेस तकनीक की बात हो, ओशनोलॉजी की बात हो, इसके अलावा चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात होती है, तो हम विश्व के उन चुनिंदा देशों में आते हैं जो कि इन तकनीकों पर महारत हासिल किए हुए हैं। ऐसे में हमको इन चीजों से बचना चाहिए, जहां पर कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो अपने जो कल्चर को जब रिवाइवल करने की प्रवृत्ति आती है, जहां पर हम अपने जो पहले जो काफी बीत चुका है, जो एक उज्जवल भविष्य की संकल्पना, जो उज्जवल जो भूतकाल है, जो उसकी जब संकल्पना करने के लिए हम अपने जो कल्चर रिवाइवल करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे में हम कई बार ऐसा हो जाता है जो कार्यपालिका है उसके द्वारा जो शैक्षणिक जो किताबें होती हैं, जो उनका जो पूरा जो करिकुलम बनता है, जो स्ट्रक्चर जो तैयार होता है पढ़ाई लिखाई का, उसमें जो कार्यपालिका है उसके द्वारा हस्तक्षेप हो जाता है। और कई बार अपने कल्चर को महान दिखाने के प्रयास में हम जो साइंस और जो दूसरे जो तत्व हैं उससे खिलवाड़ हो जाता है। इससे बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि विज्ञान को, जो विज्ञान है उसको रेशनल होना चाहिए, उसमें कहीं से भी कोई भी ना इमोशन की उसमें स्पेस होना चाहिए, ना ही कल्चर के रिवाइवल की बात उसमें होनी चाहिए। हाँ, यदि कुछ बेहतर बातें हैं तो उसको जरूर जो आम जनता है, जो बच्चे हैं, उनके करिकुलम में लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसमें से कहीं पर भी जो रैशनैलिटी है, इससे छेड़खानी करने का कहीं पर भी स्कोप नहीं होना चाहिए। जो विज्ञान है इससे छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो विज्ञान हो, गणित हो, इन सब विषयों को एज इट इज आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि जो दुनिया के जो चुनिंदा देशों में भारत शुमार है, भविष्य में हम और ज्यादा आगे बढ़ सकें। इसके अलावा आर्टिकल में मनमोहन सिंह जी भारत के जो वैदेशिक मामलों में जो हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की बात करते हैं उसका जिक्र मनमोहन सिंह जी कर रहे हैं, और वो ये भी बात कर रहे हैं कि हम जो हमारे जो लगभग हमारे जो पड़ोसी जो राज्य हैं, जो पड़ोसी जो देश हैं, उनसे हमारे रिश्ते बेहतर रहे हैं। इवन जो कुछ ऐसे चुनिंदा देश हैं हमारे रिश्ते जिनसे उतने बेहतर नहीं है, वहां पर भी
तनाव की स्थिति होने के बावजूद भी हम बातचीत की जो रास्ते होते हैं, बातचीत के जो साधन होते हैं, उनको इस्टेब्लिश करने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। और इस पे आगे मनमोहन सिंह जी इस बात को भी कह रहे हैं कि हमको हमारी जो फॉरेन पॉलिसी, जो विदेश नीति होती है, उसको व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं करना चाहिए, इससे बचना होगा। ऐसा नहीं हो कि आज जो केंद्र है उसमें कोई व्यक्ति विशेष हो जाता है तो फॉरेन पॉलिसी पर्सनैलिटी के हिसाब से चलने लग जाती है, कल को कोई दूसरा लीडर आएगा उसके हिसाब चलने जाए, अतीत में कोई दूसरा लीडर था उसके हिसाब चलने हो जाए, बल्कि हमको एक वेल डिफाइंड जो विदेश नीति भारत की है उस पर चलना होगा। और साथ ही साथ में जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके साथ में जो लीडरशिप, जो पॉलिटिक्स के जो लीडरशिप होते हैं, उनको जो डिप्लोमेट होते हैं, जो नौकरशाह होते हैं, इनके साथ में मिलकर एक जो वेल डेफिनिट जो विदेश नीति होती है भारत की, उसका निर्माण करना होगा, उस पर आगे बढ़ना होगा, जिससे कि केंद्र में चाहे कोई भी पार्टी हो, किसी भी विचारधारा की पार्टी हो, किसी भी व्यक्ति, उसका वो कितना भी स्ट्रांग लीडरशिप, उसका स्ट्रांग कैरेक्टर हो, कैरिज्मेटिक लीडरशिप हो, या वो कैसा भी लीडरशिप हो, तो जो विदेश नीति है वो व्यक्ति के इर्द गिर्द या पार्टी पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द न घूम के जो भारत के हित में हो, और जो डिप्लोमेट्स और जो पॉलिटिकल जो लोग हैं, सबके मिलके जो बेहतर बातें निकल है, उसके आधार पर भारत की विदेश नीति को निर्माण करने की आवश्यकता है। इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बात को भी उजागर कर रहे हैं कि अभी हालिया जो सर्वे होता है, फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें भारत भूखमरी, ठिगनापन, कुपोषण, इन सब का, इसके अलावा खून की कमी, सब कुछ इस रिपोर्ट में दिखाया जाता है। तो इससे माफ कीजिएगा, इससे बचना होगा और हमको भारत को लगातार प्रयास करना होगा किस तरीके से समाज से इन दोषों को दूर किया जा सके। एक तरफ भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम चलाता है जहां पर हम न्यूट्रिशन सेंसिटिव पॉलिसी करते हैं, जो गरीबों को हम अनाज पहुंचाते हैं, और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी आबादी भी उनमें से जो चुनिंदा देशों में भारत शुमार हो जाता है। तो बेसिकली इसके अलावा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आगे ये बात कर रहे हैं कि कोविड-19, अभी जब कोविड महामारी का दौर आता है तो हमारा जो हेल्थ सिस्टम है इसके बहुत सारे वीकनेसेस को उजागर करता है। हमको एक तरीके से अपनी जो हेल्थ कैपेसिटी है इसको और ज़्यादा मजबूत बनाना होगा। भविष्य में ऐसी कोई भी समस्या आती है तो उससे बचने के लिए लास्ट में आर्टिकल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस बात को कहते हैं कि वो भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, और उनका ये बिल्कुल मानना है कि भारत का जो भविष्य है वो काफ़ी उज्जवल है। एक महान जो नेशन है वो भारत, उसके निर्माण भारत का एक महान नेशन के तौर पर है, और भविष्य का भारत और ज़्यादा महान होगा। इसके अलावा ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये भी बात कर रहे हैं कि जो समाज में जो विभेदन होता है उससे बचना होगा। जो डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जो फ्रीडम है, उसको हर लोग तक निर्बाध रूप से पहुंचाना होगा। और जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, इसको चाहे वो पैसा हो या दूसरे इन्फ्लुएंसेस हो, उससे बचा कर रखना होगा, ताकि आम व्यक्ति के हाथ में ये सबसे बड़ा हथियार सुनिश्चित हो सके, जिससे कि सत्ता का जो उत्तरदायित्व है उसकी पकड़ किसके हाथ में हो, उसकी पकड़ आम इंसान के इर्द गिर्द घूमे। और लास्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस बात को भी कह रहे हैं कि इस बार जब हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को उठाएंगे और जब सैल्यूट करेंगे तो हमको इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है कि जो भारत है अपने 75 साल का जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार के साथ साथ उत्तरदायित्व सभी की सुनिश्चित हो और भारत एक सुखद पथ पर अग्रसित रहे। इस बात का ध्यान सभी को देना होगा। दोस्तों, लास्ट आर्टिकल जिसमें हम बात करने जा रहे हैं, मॉरल फेलिंग ऑफ द डेवलपमेंटल स्टेट। बेसिकली ये भी आर्टिकल आज का
इससे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी हम जो 75 साल की आज़ादी में हमने क्या पाया, हमने जो भी उपलब्धियां हासिल की हैं और जो बहुत सारी चुनौतियां बनी हुई हैं, उसको डिस्कस किया गया। बेसिकली इस आर्टिकल में राइटर द्वारा जो आज तक हमारे जो 75 साल के इतिहास में 3 सबसे जो मजबूत प्रधानमंत्री रहे हैं, पहले जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद इंदिरा गांधी जी और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, इन सबके एग्जाम्पल से बात कही गई है कि भारत जो डेवलपमेंटल स्टेट की बात हमेशा यहां पर किया जाता है, जो नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक सभी के चुनावी वादे और उसके बाद जो आम आदमी तक जब भी जो प्रॉमिसेस आते हैं, जो स्लोगन्स होते हैं, जो केंद्र द्वारा जो स्कीम्स बनाई जाती है, उसमें हमेशा विकास की बात कही जाती है हमेशा। अब शुरुआत में इसमें यह भी बात हो रही है कि चाहे वो जब नेहरू जी की बात आती है तो वहां पर वो वक्त का नज़ाकत भी था कि उस समय जो 5 ईयर प्लान होते हैं, प्लानिंग कमीशन होते हैं, उसके अलावा सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये थी कि जो मूलभूत इंडस्ट्रीज़ हैं उनका निर्माण किया जाए। और जवाहरलाल नेहरू जी ने उस पर ज़्यादा ध्यान दिया भी। और उस समय जो डेवलपमेंट का जो मायने था वो यही था कि किस तरीके से जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके लिए भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर बनने के लिए जो आवश्यक जो इंडस्ट्रीज हैं उनको लगाया जा सके। उसके बाद इंदिरा गांधी जी का इसमें जिक्र आता है, जो कि इंदिरा गांधी जी की जब बात इसमें आती है तो इंदिरा गांधी जी का सबसे फेमस नारा था गरीबी हटाओ। और उस वक्त अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल जो इंदिरा गांधी जी इस तरीके से उस समय सरकार एक्ट करने लग जाती है जिस तरीके से जो राज्य है, राज्य जो आम जो व्यक्ति की जो समस्याएं हैं उसको राज्य हरेगा। और बेसिकली इनका प्रचंड बहुमत इस बात को भी इंगित करता है कि लोगों को हमेशा ये बात पसंद आती है कि जो डेवलपमेंट की भी जो बात होती है, जब विकास की बात होती है तो विकास की जो जिम्मेदारी है वो राज्य ले ले। जब राज्य विकास की जिम्मेदारी ले लेता है तो लोगों को काफी ज्यादा सुकून मिल जाता है। और ऐसा ही इंदिरा गांधी जी के भी समय में हुआ था। गरीबी हटाओ की बात होती है, उसके बाद चाहे वो मिनिमम वेज जो उसका निर्धारण कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनका होता है। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर जो किसान क्रेडिट लाइन इसको काफ़ी बढ़ा दिया जाता है। और जो दूसरे जो भी पॉलिसीज़ जो इंदिरा गांधी जी के समय में सारा उन्होंने प्रयास किया हुआ था वो इर्द गिर्द घूमता है। बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग, इंश्योरेंस और जो भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, दूसरी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। अब इसमें आगे ये भी बात कही जा रही है कि आगे चल के धीमे धीमे इससे अच्छी बातों के साथ साथ इसके साइड इफेक्ट के रूप में जो बहुत सारे जो पॉलिटिकल जो पार्टी होते हैं, जब वो डिफरेंट जो पार्ट में बट जाते हैं, उसमें कई सारे जो राज्यों के भी पॉलिटिक्स, जो राज्य के जो पॉलिटिक्स है उनका उदय होता है। और जो छोटे छोटे खंडों में जब चीजें बढ़ जाती है और वो छोटे छोटे खंड किसका काम करते हैं, जैसे प्रेशर ग्रुप ये काम करने लग जाते हैं। और जब ये प्रेशर ग्रुप की तरीके से काम करने जाते हैं तो जो राज्य के जो संसाधन है इनको धीमे धीमे कंट्रोल करने के लिए भी एक दबाव बढ़ने लग जाता है। और जो भी बेनिफिट, जिस तरीके से जो वादे गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन के वादे जो किए जाते हैं, उस गति से जो व्यवहारिक तौर पर उसका परिणाम आम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। इसके बाद आर्टिकल में जिक्र किया जाता है जब 1991 में उदारीकरण का दौर आता है तो किस तरीके से उदारीकरण के बाद कुछ जो उदारीकरण के बेनिफिट होते हैं वो भारत को मिलते हैं, लेकिन उनके साथ साथ जो उदारीकरण के जो कई सारे जो साइड इफेक्ट होते हैं, चाहे वो नौ उदारीकरण जो रिफॉर्म के बाद जो क्रोनी कैपिटलिज्म, भाई भतीजावाद जैसी प्रवृत्ति आगे बढ़ जाती है। इसके अलावा जो अपनी पूरी जो सिस्टम होता है, जो सरकारी सिस्टम, वो सरकारों का इंटरफेरेंस वो बढ़ने लग जाता है। और उससे बात ये भी आ जाती है कि
जो आम व्यक्ति या जिस गति से जो भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ होना रहता है वो उतनी गति नहीं पकड़ पाता है। अब इसमें यह भी बात हो जा रही है कि यूपीए गवर्नमेंट की भी बात होती है आर्टिकल में कि इसमें आगे चल के राइट टू एजुकेशन ये काफ़ी एक बेहतर, इस कई सारे बेहतर जो काम किए गए थे उसमें राइट टू एजुकेशन मनरेगा जैसी स्कीम आती है, लेकिन आगे ये भी काम के इसमें आर्टिकल में ये भी बात कही जा रही है कि इतनी बेहतर राइट टू एजुकेशन और मनरेगा जैसी स्कीम लाने के बावजूद भी जो लाल फीताशाही है, जो नौकरशाही की बहुत सारा जो करप्शन हो जाता है, उससे जो व्यवहारिक जितना जो सुविधाएं, जितना इनका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था समाज पे, वो उतना नहीं पड़ पाता है। जो एंड रिजल्ट, जो अंतिम व्यक्ति तक जो बेनिफिट मिलना चाहिए उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। इसके अलावा लास्ट में इसमें यह भी बात होती है कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी जब सत्ता में आते हैं तो सबका साथ सबका विकास का नारा देकर आते हैं और काफी सारा बेहतर काम होता है, किंतु साइड इफेक्ट की जब बात कही जाती है तो उसके अलावा पोलराइजेशन बहुत ज्यादा समाज में देखने को मिल जाता है। एक जो धार्मिक विचारधारा है वो समाज में काफी ज्यादा प्रभावी देखने को हो जाती है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात होती है जो, तो उसमें कहीं ना कहीं हर जगह पे जो पॉलिटिकल जो विचारधारा है ऐसा कई बार देखने को मिल जा रहा है। तो कुछ घराने, जो कुछ औद्योगिक घराने हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं इन कंपैरिजन टू जो दूसरे हैं। तो जो बेनिफिट ऑफ इकोनॉमी है वो सिलेक्टिवली लोगों तक पहुंच रही है। ये बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी के हैं उनकी आलोचना इस आर्टिकल में हो रहा है। बेसिकली सभी जो आज तक के जो सबसे पॉपुलर लीडर हैं, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे मोदी जी हो, सभी की आलोचना इस आर्टिकल में की गई है। और इसके अलावा यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि 91 के बाद से जो राज्य है वो सिर्फ और सिर्फ विकास की जो जिम्मेवारी है वो सिर्फ राज्य की नहीं है, उसके अलावा जो प्राइवेट पार्टीज जो होती हैं, जो प्राइवेट उद्योग होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी हो जाती है। राज्य को विकास जो होता है, बल्कि राज्य का क्या काम होता है, राज्य का काम होता है कि जो ऐसी परिस्थितियों को पैदा करे कि जो विकास है वो जो आम व्यक्ति होता है वो स्वयं इतना सशक्त हो जाए कि उसका विकास कोई बैसाखी लेकर राज्य न करे, बल्कि वो अपना विकास स्वयं कर लेगा, बशर्ते जो सुविधाएं हैं, जो सारे जो कंडीशन होने चाहिए उसका निर्माण राज्य करे। लास्ट में आर्टिकल में यह भी बात कही जा रही है कि चाहे वो नेहरू की जो डेवलपमेंटल स्टेट था, वो भी जो समाज में जो इनइक्वालिटी होती है, जो असमानता होती है, उसको रोक नहीं पाते हैं। इसके अलावा इंदिरा गांधी जी की भी बात जब होती है, जहां पर जो राज्य रहता है, जो पॉलिटिक्स का जो केंद्र बिंदु राज्य काफी ज्यादा उस समय मजबूत दिखता है, और जो राज्य रहता है वो जो विकास का जो पहिया है वो राज्य बन जाता है। उसके बावजूद भी जो इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी होती है वो खत्म नहीं हो पाती है। इसके बाद आज की बात करते हैं, मौजूदा जो करंट जो रिजीम है नरेंद्र मोदी जी की बेसिकली यहां पर बात हो रही है, वहां पर भी यह बात हो रही है कि जो राज्य है वो जो सोशल, जो समाज के जितने भी बदलाव हो रहे हैं उसमें प्रोजेक्ट ऐसा किया जा रहा है कि सब चीज के केंद्र में राज्य आ रहा है, किंतु इससे भी जो इनकम इनइक्वालिटी है ये खत्म नहीं हो पा रही है। तो बेसिकली इस आर्टिकल का पूरा क्रक्स ये बताया जा रहा है कि सारे जो पॉलिटिशियंस हैं अभी तक के भारत के, वो हर बार विकास की बात करते हैं। आजादी के 75वें साल में हम जब बात करें तो 75 साल में अभी तक जितने भी पॉलिटिशियंस हुए सभी ने विकास की बात कही है। और जो लोकतंत्र में जब डिलीवरी की बात आती है तो जो विकास का मुद्दा, विकास का नारा होता है, ये काफी ज्यादा आकर्षक भी बन जाता है आम व्यक्ति के लिए। ये जो डेवलपमेंट होता है ये सबसे ज्यादा जो आकर्षक, देखिए जो आकर्षक जो और सबसे ज्यादा जो सशक्त जो नारा हो जाता है डेमोक्रेसी में, जो भारतीय डेमोक्रेसी में, वो विकास बन जाता है। और जो
जो आम इंसान होता है वो इससे प्रति खिंचा चला जाता है। जो वोट होता है, जिसका विकास का नारा में ज्यादा दम आम आदमी को नजर आता है, वो वोट उस पार्टी, उस लीडर को देता है। पर अंतोगत्वा अभी तक ये कह देना कि 75वें साल में जब हम बात कर रहे हैं, तो अभी तक विकास का नारा सभी लोग देते आए हुए हैं। वो चाहे सबसे स्ट्रांग लीडर्स की बात किया जाए, इतिहास से लेकर अभी वर्तमान तक की बात हो रही है, पर जब तक सरकार पर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी नहीं हो गई, जब तक उत्तरदायित्व जो सरकार है, वो विभिन्न सरकारों की बात हो रही है, जब तक जो सरकार है उनका उत्तरदायित्व के जो संसाधन है वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं होंगे और इनकी बागडोर आम जो इंसान है उन तक नहीं होगी, तब तक विकास में जो असमानताएं हैं वो बनी रहेंगी। इसके अलावा यहां पर यह भी बात कही जा रही है कि जो भारत की जो लोकतंत्र है उसमें जो विकास है वो बेहद गहरे तौर पर गुंफित है और विकास सही मायने में आम व्यक्ति तक तभी पहुंच पाएगा जब सरकार पर उत्तरदायित्व बेहद गहराई से आम व्यक्ति द्वारा सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, आज के हिंदू में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।